हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का हमारा लेक्चर वो बेस्ड है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जिसने इससे पहले मेरे हाइड्रोजन एटम का लेक्चर नहीं देखा तो पहले हाइड्रोजन एटम का लेक्चर देख लीजिए। कैसे उसका जो वेव फंक्शन है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट और एजीमुथल पार्ट। कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमें आज फाइंड करना है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम क्या है, एक स्फेरिकल शेप का है। एक स्फीयर अगर हम उसको मान लें तो स्फीयर का एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लें, छोटा सा पार्ट ले लें वॉल्यूम एलिमेंट, तो उस वॉल्यूम एलिमेंट में एक छोटा सा पार्ट ले लें, एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, तो उस वॉल्यूम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर डी टाउ। वेव फंक्शन के मॉड के स्क्वायर को वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पर जो ये वॉल्यूम एलिमेंट है, बिकॉज ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्योंकि स्फेयर है हम वॉल्यूम एलिमेंट यूज करते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये हम वॉल्यूम एलिमेंट यूज करते हैं। तो अगर एक छोटे से पार्ट का, इस छोटे से पार्ट में अगर हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो हो जाएगी वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर डी टाउ। वेव फंक्शन का मॉड का स्क्वायर ऐसे डी टाउ मतलब वॉल्यूम एलिमेंट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वॉल्यूम एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा आर डी थीटा डी फाई होता है। नाउ अगर हमें निकालना पूरे स्फेरिकल सेल, क्योंकि पूरा एक स्फेयर है, तो पूरे स्फेरिकल सेल में कितना अब क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो उसके लिए हम यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक तो है आर, इस आर की जो लिमिट हम मान लेंगे R1 से R2 तक जा रही है। जो थीटा है, थीटा की लिमिट जाएगी 0 से पाई, और एक फाई इसकी लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई। दीज आर द लिमिट्स। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रीट करते हैं तो आर की लिमिट 0 टू आर भी कर सकते हैं या फिर R1 टू R2 कर सकते हैं, एंड बिकॉज R1 0 भी उस तक, और थीटा की लिमिट जो है वो 0 से पाई होती है, एंड जो आपका फाई होगा उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई होती है। इसको रख के अगर इंटीग्रेट करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल। ये तो केवल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की बात थी। अब अगर पूरे स्फेरिकल शेल की बात करें, जैसे अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है, जैसे हमें पता ही, जैसे आप जानते हैं अगर हमें स्मॉल चीज पता है, जैसे हमें स्मॉल वर्क डन पता है, टोटल वर्क डन निकाला तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या हमें स्मॉल प्रोबेबिलिटी पता है, अगर हमें ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस प्रोबेबिलिटी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द लिमिट्स ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर डी आर है, डी थीटा डी फाई है। तो आर की लिमिट जो होगी वो यहाँ पर लगा देते हैं R1 से R2, थीटा की लिमिट 0 से पाई एंड फाई की लिमिट 0 से 2 पाई तक रख रहे हमने। उसके बाद ये लिखा पूरा का पूरा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका साई एन, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो साई एनएलएम है हमारा, यानी जो साई एनएलएम, तो हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन होता है वो 2 पार्ट में डिपेंड करता है। एक आपका आर एन एल, एक आपका वाई एन एल। ये होता है रेडियल पार्ट, ये होता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इसके 2 पार्ट है, थीटा का फंक्शन और फाई के फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। ये थीटा एंड फाई के फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। डिटेल में डिस्कस करा हुआ है मैंने ऑलरेडी, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो जो साई एनएलएम है ये इसका प्रोडक्ट होता है आर एन एल और वाई एन एल का। तो साई एन एल का मॉड का स्क्वायर करें अगर, तो इसके मॉड का स्क्वायर मिल जाएगा हमको, ठीक है। ये एन एल का, ये एल एम होता है, एल एम साई एल एम, ओके। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साई एन एल एम जो होगा वो आर एन एल और वाई एन एल, जहाँ पे आर एन एल रेडियल पार्ट हो गया और ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स, इसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं स्क्वायर को अलग अलग कर दूँ, यहाँ पे मैंने आर के स्क्वायर को अलग कर दिया, यहाँ पे वाई के स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पर आ गया आर का स्क्वायर। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ आर का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ। आर एन एल के मॉड का स्क्वायर और वाई एल एम के मॉड का स्क्वायर, इनको मैंने अलग अलग कर दिया। नाउ मैं इंटीग्रेशन में जो ये आर वाला, आर पे डिपेंडेंसी वाला पार्ट है, जैसे ये आर पे डिपेंडेंसी है, ये आर पे डिपेंडेंसी एंड डी आर, इसको अलग कर देता हूँ। तो मेरे को मिलेगा इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम R1 टू R2, और इसको मैंने पी आर डी आर माना हुआ है, ठीक है, पी आर डी आर माना हुआ है। तो पी आर डी आर या फिर आप पी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली पी मान सकते हो। पी आर डी आर जो माना हुआ है, तो ये तुम्हारा आर वाले पार्ट को मैंने अलग करा, तो इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम R1 टू R2, एंड यहाँ पर आपका है आर एन एल, देन आपका है आर स्क्वायर, देन आपका है डी आर। तो मैंने जो रेडियल पार्ट है, जो आर पे डिपेंडेंसी है, उसको पूरा अलग कर दिया, एंड थीटा की डिपेंडेंसी और फाई की डिपेंडेंसी को अलग कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू पाई, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई, फाई की लिमिट ये रखी हुई है, एंड देन आपका है वाई एन एल एम जो कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, जो थीटा एंड फाई का फंक्शन है, देन साइन थीटा और डी थीटा डी फाई, इसको अलग कर दिया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और इसकी वैल्यू 1 आती है, बिकॉज यहाँ पर जो वाई एन एल एम होता है ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, इसको अगर हम पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं,
उसकी वैल्यू 1 निकल के आती है। तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो जो फाइनल आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है उसकी वैल्यू बचती है R1 से R2 RNL का मॉड स्क्वायर R स्क्वायर dr। ये सिर्फ ये पार्ट बचता है। इसलिए जब हम हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करते हैं और वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर हम पूरी कैलकुलेशन करते भी हैं तो उसमें जो ये थीटा और फाई की जो डिपेंडेंसी है वो हट जाती है, बिकॉज थीटा एंड फाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बन जाती है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो थीटा फाई की डिपेंडेंसी हटने की वजह से सिर्फ आपका जो रेडियल पार्ट यानी जो आर की डिपेंडेंसी है केवल वही रह जाती है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला जाए तो हमें यह करना पड़ेगा, हमें नहीं फाइंड करना पड़ेगा थीटा एंड फाई को, बिकॉज वो 1 हो गया, हमें सिर्फ आर की डिपेंडेंसी पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा इस पी आर डी आर को हम मान लेंगे पी, दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसकी वैल्यू जाएगी R1 से R2 RNL स्क्वायर R स्क्वायर dr। दिस इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका ये नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इसकी डिपेंडेंसी केवल क्या है, डिपेंड्स ओनली R। ये थीटा एंड फाई से इंडिपेंडेंट है। अगर आपको बोला जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो वहां पर आप साइन थीटा, वॉल्यूम एलिमेंट लेते समय आप क्या करोगे, इसका यूज नहीं करोगे, R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इसका यूज नहीं करने वाले। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ लगाना है 0 से R1 से R2, देन वेव फंक्शन साई NLM लिखना है और 4 पाई R स्क्वायर dr, सिर्फ इसी से कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी। जब आपको क्वेश्चन दिया जाए और वेव फंक्शन दिया जाए और बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो आपको वेव फंक्शन रखना है, देन 4 पाई R स्क्वायर dr। ये आपको सिर्फ वॉल्यूम एलिमेंट लेना है, आपको वॉल्यूम एलिमेंट थीटा एंड फाई नहीं लेना। इससे ये रिजल्ट मिलता है हमको। क्या रिजल्ट मिलता है कि जब भी आपको हाइड्रोजन एटम दिया गया है और बोला गया है हाइड्रोजन एटम के किसी भी रीजन पर आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपको सिंपली उस वेव फंक्शन की वैल्यू का मॉड स्क्वायर यहाँ रखना है, साइन एलएम मॉड स्क्वायर, देन आपको 4 पाई R स्क्वायर dr इसी सिर्फ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसको सॉल्व करके आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, आपको थीटा और फाई की डिपेंडेंसी को नहीं देखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।